वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, चूंकि रमज़ानुल मुबारक में हमारी रोज़मर्रा रूटीन यकसर बदल जाती है। सहरी के लिए हम जल्दी उठते हैं, फिर तरावी, इबादत और अफ्तार के बाद समाजी मसरूफियात अक्सर नींद के मामूल को मुतासर कर देती हैं। नींद की कमी, फिर थकन, फिर चिड़चिड़ापन, फिर गुस्सा, फिर तवज्जो में कमी, कमज़ोर हमारा जो मुदावती निज़ाम है, फिर इसके साथ साथ आप ये कहें कि हमारा कुछ ब्लड लेवल भी डाउन अप हो जाता है, ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में जिसम पहले ही तवानाई के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा होता है। इसलिए मुनासिब आराम ना मिलने से कमज़ोरी और डिहाइड्रेशन के असरात ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। ऐसे में अब मेरा सवाल ये भी है, और सवाल अहम भी होता जा रहा है, कि रमज़ान में मुकम्मल और मयारी नींद कैसे हासिल की जाए। अगर नींद पूरी ना हो तो जिस्म और दिमाग पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी तरह फिर वर्जिश का मामला भी अहम है। क्या रमज़ान में वर्जिश तक कर देनी चाहिए या मुनासिब वक्त में दुरुस्त तरीक़ाकार से जारी रखी जा सकती है। ये तमाम तर पहलू सेहतमंद रमज़ान गुजारने के लिए नहायत अहम है, जिन पर आगाही और मुतवाज़न हिकमत अमली की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए नौशाबा अंजुम खान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात। नौशाबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस स्ट्रेट अवे। मेंटल हेल्थ के ऊपर आज हम बात करेंगे, और ये क्यों ख़राब हो जाती है कहीं ना कहीं रमज़ान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके मदद करने का। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज मेरे ख्याल में 15वां रोज़ा है। ऐसी बात है कि वो आपने जो जिक्र किया कि वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है रमज़ान मुबारक में, तो वो ऐसा नहीं कि वो रमज़ान वो मेंटल हेल्थ अगर वो हो तो वो वैसे ही रहती ही है। लेकिन ये है कि रमज़ान के महीने में ऑब्वियसली एक हमारी रूटीन बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है। कुछ ममालिक में हमने देखा जो कि अब हमारा भी मुल्क फॉलो कर रहा है कि वो अगर आप चले जाएं अरब ममालिक में तो वो पूरी रात सहरी तक जागते हैं वो लोग, और वो रमज़ान मुबारक को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो रमज़ान एक महीना ऐसा है जिसका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। हमारा ऑब्वियसली एक मजहबी एक हम इसको उसके हिसाब से गुजारते हैं, तो इसकी एक्साइटमेंट हमें मैंने देखा सब में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन वो लेटर ऑन करते करते पहला रोज़ा तो हो जाता है, दूसरा, फिर दरमियान में जो ये वाला टाइम आ जाता है ना, ये जो 10 रोज़ों के बाद हमने देखा लोगों में सब्र पे पेशेंस बहुत कम है। बिल्कुल। आप देखें कि ट्रैफिक पे अगर बिल्कुल आप अगर खड़े हैं ट्रैफिक में खड़े हैं तो हॉर्न दे रहे हैं एक दूसरे को, वो बर्दाश्त नहीं है। गुस्सा कर रहे हैं घर में, लाइक अगर आप बात कर रहे हैं बच्चों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ऐसे मामलात आते हैं। तो जो सब्र है ना बेसिकली वो रोज़ा सिखाता है, जो कि हमें देखने में कम मिलता है। तो उसमें ये कि रूटीन थोड़ी सी अपनी बैलेंस करें। ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है रोज़े की, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ख़वातीन पर होती है। सुबह उठ के पूरे घर को सहरी कराना, फिर उसके बाद अगर वो दफ्तरी मामलात हैं तो वो भी देखने, बच्चों को भी स्कूल भी भेजना, और उसके बाद फिर साथ की इफ्तारी की उनको फ़िक्र लग जाती है, और वो भी उसमें। तो ख़वातीन को मेरे ख्याल में इस रमज़ान के मौके पर हमें ज़रूर जो घर के हमारे मर्द हज़रात हैं पहले तो ज़रूर उनको हेल्प भी कराएं। अगर नहीं करा सकते तो कम से कम अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, कमी पेशी हो जाए, तो उस पर मेरे ख्याल में थोड़ा सा बर्दाश्त, जो अगर रोज़ा आपको सिर्फ भूखा रहने का तो नाम ही नहीं है, ये तो बर्दाश्त का है। एक दूसरे को हमने देखा यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि दस्तरखान लग रहे हैं, लोग अपनी ज़ात से निकलने का नाम है। आप सिर्फ अपना नहीं सोच सकते कि मुझे भूख लग रही है या मैं परेशान हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है। जिस वक्त रोज़ा आपके अंदर वो एम्पैथी डेवलप नहीं कर रहा कि बाकी लोगों का भी रोज़ा है, एहसास का नाम है, उस एहसास का नाम। अब इसके अंदर अगर हम इसको साइंटिफिकली आप कहते देखें तो रिसर्च तो कहती यही है, जैसे मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी कि वो जी अगर आपकी वो मैस्लो की भी हायकरी के अंदर यही आता है जी कि आपको सबसे पहले ज़िंदगी का होना सेफ ज़रूरी है, फिर आपकी तीनों ड्राइव्स पूरी होनी चाहिए, हंगर है, थर्स्ट है, फिर आपको वार्मथ फैमिली की चाहिए, फिर कहीं जाकर आप खुद ही और या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे या एस्थेटिक्स पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ मुझे हमेशा से ये हम सोचते हैं कि क्या रीज़न है कि हम लोग अगर ये रोज़े की हालत में हम ऑब्वियसली हर चीज़ से आप कुछ टाइम के लिए परहेज़ करते हैं, तो क्या खुद ही या सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका डेवलप नहीं होता? क्या पहले वक्तों में जब जंगे रोज़े की हालत में रखी जाती थी तो क्या उस वक़्त उनके लिए उनके अंदर वो कंटेंटमेंट नहीं होती थी? तो वो ये था कि वो सिर्फ एक रीज़न है उसका, और वो सिर्फ इसी में हमारे दीन में है कि उसके अंदर हमें ये पता है कि ये जो हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हम भूख
भूख बर्दाश्त कर रहे हैं या हम प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, एक तो ये हमें याद दिलाती है हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हम देखते हैं कि जिन लोगों ने जंगें लड़ी उन्होंने कैसा वक्त गुजारा होगा, आपके अंदर एक एहसास डेवलप करता है। और दूसरा हमें ये पता है कि इसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। बिल्कुल, अगर ये जो रिवॉर्ड है यही आपको वो खुशी है जो कि एक रोज़ा इंसान को देता है, और फिर पूरे साल के बाद साइंटिफिकली भी आपके लिए हेल्थ वाइज भी, फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, अपनी सीट्स पे बैठे हैं हमारे बॉसेस हजरात, उनको चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ी सी नरमी करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो घर जाके बेगम पे गुस्सा निकालेंगे, और अगर बेगम के साथ गुस्सा निकलेगा तो वो बच्चों पे निकालेंगे। तो मुझे ज़्यादा फिक्र उन बच्चों की होती है जो कि इस रोज़े के अताप का निशाना बन जाते हैं। ज़्यादा बच्चों पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे यहाँ पे बताइएगा एक बात कि सिर्फ रोज़ा नहीं, रमज़ान का महीना नहीं, वैसे अगर नॉर्मल आम डेज की भी बात करें, अगर किसी को गुस्सा आता है तो फौरी तौर पर उसे क्या करना चाहिए? साइकोलॉजी में क्या बताती है? देखिए, गुस्सा जो है ना, जैसे ये वो वाली बात है कि अगर सर का दर्द हो रहा है ना आपको, तो सर का दर्द इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, या ये किसी बीमारी का पेश खेमा हो सकता है आने वाला, लाइक हाइपरटेंशन है जो हम बहुत सारी। इसी तरह गुस्सा या नींद का ना आना, अभी आप नींद के जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी और बीमारी का, चाहे वो ज़हनी बीमारी है चाहे वो जिस्मानी बीमारी है, जिसका पेश खेमा है। गुस्सा जो है वो न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह है। एक तो शख्सियत, पर्सनालिटीज़, कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके अंदर खून में गर्मी है भाई। मैं खित्ते का पूछती हूँ, हर एक खित्ते का अपना एक जोश है, डायनामिक्स डिफरेंट है ना। ठंडे इलाके कुछ ऐसे होता है, फैमिली की हिस्ट्री होती है, कहते हैं ना आते नस्लों का पता देती है। अच्छा, अब हमें पता है कि जैसे जानवरों में अगर अब शेर का अपना जलाल है, सांप का अपना है, घोड़े का अपना मूड है, समझ रहे हैं, इसी तरह इंसानों के भी डिफरेंट वो होते हैं। अब उसमें कोई चीज़ किसी को कम ट्रिगर करती है, किसी को ज़्यादा कर जाती है, किसी को भूख कम लगती है, किसको ज़्यादा लगती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो गुस्सा जो है ये तीसरे, न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह, ये निकालना है आपने, ये फ्रस्ट्रेशन आपने कहीं से ली है, ठीक है, ऑब्वियसली आपने लिया, हो सकता है गलत ली हो, या अब आपकी हाउ यू सी परसीव, हर एक अपना स्टैंडर्ड है ना नॉर्म का, कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, हर एक की अपनी डेफिनेशन अपने दिमाग में, ज़हन, तो उसको ऑब्वियसली उस बात पर आ गया। अच्छा, अब जब वो आया तो वो हमेशा अपने से कमजोर पे निकलता है। गुस्सा कभी भी नहीं होता कि वो आप अपने से ताकतवर के सामने नहीं जाके भाई कहते कि तो गुस्से को लेते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन आपको वहां से मुंतकिल होती है, आपने उसको निकालना ही है अपने से। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि बॉस अपने सबऑर्डिनेट पे, ये वो बड़ा एल्बर्ट बेंडूरा का मशहूर एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने ये बताया कि वो अपनी बीवी पे, बीवी बच्चे पे, बच्चे को अगर आप किसी वायलेंट मूवीज, इवन अभी आप देखिए गुस्से का ताल्लुक ये है कि हमारी जो सोर्स, जो स्टिमुलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ बज़ाहिर नहीं, जो हम 4-5 लोग इस कमरे में हैं, वो अगर आप फ़ोन उठाते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, कुछ मामला सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं ना, किसी और की तकलीफ देख, जैसे अभी सिचुएशन बनी पूरी एकदम से बन गई, तो वो सबके लिए एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम था। तो इसको, इस तरह के मामलात में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो अपना रोल प्ले करें, सही, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद रखें, उस मकसदियत के ऊपर फोकस करें, ताकि आप इन छोटे मोटे जो ये पत्थर और ये कंकरियाँ आ रही हैं, इन पे आपको तवज्जो ना हो, क्योंकि आपका मकसद बड़ा होना चाहिए। मकसद बड़ा रखें भाई। मकसद मेराज पे ले गया था, वो शौक, वो इश्क था ना, वो जुनून किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसके बाद जो मैंने ये चीज़ देखी कि अगर ऐसी हालत है, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, जैसे आप उसको निकालना है, या वो आपका वो खून के अंदर है, इसको समझना कि ये साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि बंदा ऐसा है। उसके लिए उस वक्त ज़रूरी है कि आप अगर उस एनवायरनमेंट से पहली बात वक्त फौरी तौर पर ये करें, जैसे कहा जाता है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ गुस्से की हालत में, या पानी पी लो। हम ये कहते हैं कोविड में कितने ब्रेकअप्स हो गए छोटी छोटी बात के ऊपर, वो ये था कि हम कहते हैं कि उस जगह से हट जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें जब आप गुस्से की हालत में जो चीज़ें कह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात मकसद वो नहीं होता, लेकिन ज़बान से निकले हुए अल्फाज बाज़ औक़ात वापस नहीं आते, वो इतना नुकसान दे जाते हैं कि आप माफ़ तो कर सकते हैं, आप भूल नहीं सकते उन बातों को। और हमने देखा ऐसे छोटी छोटी बातों से रिश्ते टूट जाते हैं।
पहली बात ये। दूसरा जिम, मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हाइकिंग करें, ताकि उसको आप सिर्फ ये एक तरीका है जिससे वो निकाल सकते हैं आप बॉडी से। जैसे वो जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है या कॉर्टिसोल है, या वो आपका निकलता ही तब है जब आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी। कुछ खुराकें भी हमारी ऐसी हैं, अगर आपके खून में गर्मी है तो हम ये गुजारिश करते हैं कि उन खुराकों का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में तब्दीली लेकर आएँ। अगर कोई सोशल स्टिमुल ऐसा है कि अगर एक ऐसा मच्छर है जो आपको मलेरिया दे ही रहा है, तो उस हौज का भी बंदोबस्त करें जहाँ से मच्छर बेदार हो रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, औसाफ रमज़ान से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।